इज़राइल एक छोटा सा देश है जिसने अत्यंत ही विषम परिस्थितियों के बाद भी अपने आप को स्थापित किया और आज अरब देशों के सीने पर बैठकर मूंग दल रहा है। अरब के देशों ने इज़राइल के ऊपर अनेकों बार आक्रमण किया, कभी अकेले किया, कभी झुंड बनाकर किया और हर बार ही बेचारों को जान बचाकर भागना पड़ रहा। दूसरी ओर इज़राइल ने हर वो काम किया जो उसने अपने हित के लिए ठीक समझा। ऐसा काम उसने जब चाहा तभी किया। किसी का समर्थन मिला तो ठीक, ना मिला तो भी ठीक। ये भी ऐसी ही एक घटना है, आइए देखते हैं। लंदन के एक भव्य होटल के बार में सीरिया के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बाबू बैठकर माहौल बना रहे थे। तभी एक बहुत ही सुंदर सी महिला बार में प्रवेश करती है। टेबलों की व्यवस्था ऐसी थी या फिर बना दी गई थी कि वैज्ञानिक बाबू वाली टेबल ही खाली थी। सुंदरी वहीं जाकर बैठती है। अधिकारी बाबू को लगता है कि वाह, आज तो बैठे बिठाए मरहबा होने वाला है। ये सुंदरी उससे पहले बातें करती है, फिर धीरे से प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। बातें लंबी खींचने लगती हैं, पर इन बाबू को कौन सी जल्दी थी। ये पर्दे के आगे की कथा थी। पर्दे के पीछे की कथा यह है कि 4-6 घातक मुस्टंडे अधिकारी बाबू के कमरे में घुसे हुए थे और उनके पत्ता पत्ता बूटा बूटा की तलाशी ले रहे थे। दृश्य तो आप समझ ही रहे होंगे, ऐसा हिंदी फिल्मों में होता रहता है। खैर, जैसे ही मोसाद के मुस्टंडों ने चप्पा चप्पा, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा लूट लिया, वे निकलने लगे। इन्होंने सुंदरी को भी कोई संदेश भेज दिया कि निकलो, काम हो चुका। सुंदरी किसी बहाने से उठ के निकल लेती है और वैज्ञानिक बाबू पी पाकर सपने में खो जाते हैं। इन लोगों ने मोसाद के अपने बॉस को अधिकारी के लैपटॉप से प्राप्त सूचना, ब्लूप्रिंट ऑफ समस्त सूचनाएं प्रेषित कर दिया। 3 मोसाद का मुखिया दगान सारी सूचनाएं व ब्लूप्रिंट देखते ही समझ जाता है कि क्या खेल चल रहा है। इज़राइल ने उत्तर कोरिया व सीरिया की गतिविधियों को देखना शुरू कर दिया था। इज़राइल के उपग्रह आसमान से गतिविधि का अवलोकन कर रहे थे, यद्यपि अभी इनकी प्राथमिकता पूरे प्रकरण को लेकर इतने उच्च स्तर की नहीं थी। 22 अप्रैल 2004 को उत्तर कोरिया के योंगब्यो में ट्रैक पर चलती हुई मालगाड़ी में अचानक से एक भयावह धमाका होता है। धमाका इतना भयावह था कि इसे भूकंप नापने वाले रिक्टर स्केल तक ने माप लिया। धमाका छोटे मोटे भूकंप के जैसा ही था। यद्यपि उत्तर कोरिया की ओर से बताया गया कि इस मालगाड़ी में तरल पेट्रोलियम ले जाया जा रहा था और बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण इसमें आग लग गई एवं धमाका हुआ। 4 उत्तर कोरिया में घटना हुई थी तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए यह रोचक तो थी, परंतु इस घटना के बाद तत्काल ही घटना स्थल को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित कर दिया गया। अब यह घटना वैसे तो सामान्य धमाके की ही घटना मान ली गई होती, परंतु उत्तर कोरिया की सरकार ने जो कहानी सुनाई थी वह मोसाद को पच नहीं पा रही थी। मोसाद ने इसका पूरा त्यापांचा करना आरंभ कर दिया व उन्हें कुछ कुछ दिखता गया। बात बढ़ती चली गई, जांच चलती चली गई और फिर अंततोगत्वा मोसाद को वो दिख ही गया जो वे देखना चाहते थे। मोसाद के कान तो खैर पहले से ही खड़ी डीढ़े थे, क्योंकि उत्तर कोरिया और अरब देशों के बीच में संपर्क और संबंध कहीं से भी सामान्य नहीं लगते। इज़राइल के उपग्रहों से ली गई तस्वीरों से मोसाद को पता चला कि मालगाड़ी में हुए धमाके में मारे गए लोगों के शव को जब हवाई जहाज में लादा जा रहा था, तो इन लोग शवों को लाद रहे लोगों ने उन्होंने विशेष रूप से निर्मित रासायनिक सूट पहने हुए थे। ऐसे सूट को रेडियो एक्टिव रेडिएशन से बचने के लिए पहना जाता है। जब मोसाद के गुप्तचरों ने पूरे घटना की विस्तृत जानकारी खोद निकाला, तब पता चला कि मरने वाले लोग कोरिया के नहीं अपितु सीरिया के थे। आशंका व्यक्त की गई कि वे सीरिया के वैज्ञानिक थे। मोसाद को समझ आ गया कि एक और मिशन को अविलंब रूप से क्रियान्वित करने का समय आ गया है। 5 इज़राइल के उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर मोसाद को सीरिया में उस लोकेशन का पता चल चुका था। जैसे ही उस लोकेशन और उसके आसपास के दूरसंचार संवाद का अवलोकन और विश्लेषण किया गया, सबको आश्चर्य हुआ कि सीरिया के इस दूरस्थ स्थान से 90% से भी अधिक संवाद उत्तर कोरिया से स्थापित किए गए थे। सीरिया के इस परमाणु संयंत्र का ब्लूप्रिंट, मानचित्र और लोकेशन सब कुछ लेकर मोसाद के मुखिया
इजरायल के प्रधानमंत्री से मिले और सब कुछ बताया। इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओलमर्ट इस बात से तो सहमत थे कि अगर सीरिया कोई परमाणु संयंत्र बना रहा है तो उसे नष्ट किया जाना चाहिए, परंतु साथ ही यह भी कहा कि पहले यह तो निर्धारित कर लो कि यह संयंत्र काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। पता चला कि वह संयंत्र काम कर रहा था और इजरायल ने उसे नष्ट कर दिया। उसके बाद जो रेडिएशन वातावरण में फैलता, उससे हजारों लोगों के मारे जाने की संभावना भी हो सकती है। इजरायल की एक टीम को अगस्त 2007 में साइलेंट हेलीकॉप्टर में सीरिया के अल किबार परमाणु संयंत्र के पास भेजा गया। टीम के कमांडोज जमीन से मात्र 100 फीट से भी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए सीरिया के परमाणु संयंत्र लगभग 2 किलोमीटर दूर लैंड करते हैं और तेंदुए की तरह दबे पांव से परमाणु संयंत्र की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें यह भली भांति पता था कि यदि पकड़े गए तो इनकी जान जा सकती है और ये भी संभव है कि दो देशों के बीच में ये युद्ध भी कारण बन जाए। खैर, इन्होंने परमाणु संयंत्र के आसपास की मिट्टी और पानी के नमूने इकट्ठा कर लिया और दबे पैर वापस लौटते हैं और अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर इजरायल लौट जाते हैं। अब इजरायल के प्रधानमंत्री को समस्त सूचना प्राप्त हो गई थी। ऐसी भी सूचना प्राप्त होती है कि यह सारी बातें अमेरिका को भी बताई गई थीं और अमेरिका के हरी झंडी के बाद ही इजरायल ने सितंबर के पहले 70 सप्ताह में इजरायल डिफेंस फोर्स को सीरिया के परमाणु संयंत्र को नष्ट करने का आदेश दिया। 5 सितंबर को इजरायल के 16 युद्धक विमान, जिसमें 4 F-16 और 4 F-15 थे, इजरायल से सीरिया की ओर बढ़ते हैं। ये विमान सीरिया और तुर्की के एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए और इनके राडार को जाम करते हुए पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य के पास। वहां लगभग 17 टन विस्फोटक गिराया जाता है और परमाणु संयंत्र राख में परिवर्तित हो जाता है। इजरायल के सारे सैनिक और विमान अपना काम करके वापस लौट आते हैं और सीरिया का परमाणु शक्ति बनने का सपना उस परमाणु संयंत्र के साथ ही राख बन चुका होता है।